फिर से स्वागत है आपका फ्यूजन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि टोटल 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा वो आपके टेलीग्राम पर आपको डाल दिया जाएगा, जिससे आपको जितने भी नोट्स जितने भी मिल रहे हैं आपको टेलीग्राम पर चले जाएंगे। साथ में पढ़ाया भी जा रहा है और साथ में टेलीग्राम पर नोट्स जितने भी होंगे वो सारे डाले जाएंगे। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जितना जल्दी हो सके सब आदमी ज्वाइन कर लेंगे। आइए नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चनों के साथ। आपको पहले ही पता है कि ये क्या है, प्रभावशाली क्रैश कोर्स है। ठीक है, क्रैश कोर्स में आपको वही क्वेश्चन को बताया जाएगा जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई, जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिहार बोर्ड के लिए ये बैचेज है, आपको पहले ही बता दिए थे जो यह बैच लॉन्च हुआ था उसी समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब देखेंगे एक एक क्वेश्चन को देखते हुए, है कि नहीं। टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, उन मिस्टेकों को देखते हुए भी हम लोग चलेंगे, है कि नहीं। और कंप्लीटली कोशिश करेंगे क्या चीज कि आपको क्रैश कोर्स जितने भी हो सके, आपको 1 महीना का बैच ही है, 1 महीना में वैसे क्वेश्चनों को करवा दे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। और आपका ये यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो तय है, फिक्स है। जितने भी ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं निश्चित है कि आप 35 ऑब्जेक्टिव तो आराम से ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप सारे वीडियो देखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव का, तो है ही नहीं। साथ में आपके लिए 500-600 क्वेश्चन को भी लाया जाएगा। देखिए, हम ज्यादा कोशिश नहीं करते कि बहुत लंबा टाइम खींचे, है कि नहीं, यानी कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को पढ़ सके, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और एग्जाम के टाइम में अगर हम टाइमों को ज्यादा खींचे तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखना है, साथ में ये देखना है क्या चीज कि जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, तो वो चीजों को बार बार रिपीट करते रहे। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को रिपीट करते रहे, सब्जेक्टिव पढ़ा रहे तो सब्जेक्टिव को रिपीट करते रहे। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो तय है कि नहीं। और अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए तो 100% है कि पूरा का पूरा जैसा हम आपको पढ़ाया है सेम टू सेम, है कि नहीं। 35 क्वेश्चन तो तय है कि आपके एग्जाम में आ जाएंगे, सिर्फ आप पढ़िए। लास्ट सेशन में आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन लाया जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन रहेंगे, साथ में इसमें ऑप्शन नहीं, ताकि हम लोग टाइम को सेव कर सके। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे और साथ में ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और साथ में उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कि संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें डी कक्षक जो होते हैं वो अपूर्ण रहते हैं, यानी कि पूर्णतः भरे हुए नहीं रहते। ऋण आयन के कारण, अपूर्ण ऋण आयन के कारण संक्रमण धातुओं का डी कक्षक में निम्न तथा उच्च ऊर्जा के 2 समुच्चय में विभक्त हो जाते हैं, है नहीं। इसलिए यह क्या करते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। या अगर आप इसको बहुत ही शॉर्ट में जवाब देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्योंकि यह डी बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, बंध का निर्माण करते हैं। आप ये भी चीजों को अगर आप बोल दीजिएगा तो नंबर आपको, यानी कि सही है, ये भी आपका सही है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्योंकि इसमें डी बंध का निर्माण करते हैं, यानी डी बंध से डी बंध जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। और अगर आपको अच्छा परिभाषा देना है तो आप ये दे सकते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्योंकि इसमें डी कक्षक अपूर्ण रहते हैं। ऋण आयन के कारण संक्रमण धातुओं की डी कक्षा निम्न तथा उच्च ऊर्जा के 2 समुच्चय में विभक्त हो जाते हैं। आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इथाइल एमीन में परिवर्तन कैसे करें। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन कैसे बनाएं। तो इथाइल अल्कोहल क्या है, इथाइल अल्कोहल, कभी कभी इथाइल अल्कोहल का सूत्र आपसे पूछेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, C2H5OH। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो जब इथाइल अल्कोहल के वाष्प और अमोनिया को प्रवाहित किया जाता है, अब आपको बनाना है एमीन, अब एमीन बनाना तो अमोनिया जरूरी है। तो जब इथाइल अल्कोहल के वाष्प और अमोनिया को प्रवाहित किया जाता है
तो 360 डिग्री सेल्सियस पर थोरियम उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक का यूज करेंगे? थोरियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इथाइल एमीन प्राप्त होता है। सबसे पहले इथाइल एमीन कैसे प्राप्त होता है? तो हमको इथाइल एमीन बनाना है, किससे? इथाइल अल्कोहल से। तो अमोनिया तो चाहिए ही, अमोनिया चाहिए ही, तो बोलेंगे अमोनिया। वाष्प और अमोनिया को प्रवाहित किया जाता है कितना? 360 डिग्री सेल्सियस। जो मेन पॉइंट है आप उसे ध्यान में रखेंगे, 360 डिग्री सेल्सियस पर, है नहीं? कौन सा उत्प्रेरक यूज करेंगे? थोरियम। कौन सा उत्प्रेरक यूज करेंगे? थोरियम। तो इसमें क्या प्राप्त होगा आपको? इथाइल एमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इथाइल एमीन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन करें। तो इथाइल एमीन से किस में बदलना है? इथाइल अल्कोहल में। अब है आपका इथाइल अल्कोहल में बदलना है। इसमें क्या बदलना था? इथाइल अल्कोहल को इथाइल एमीन में। इसमें क्या बदलना है? इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल में। तो इथाइल एमीन की अभिक्रिया, इथाइल एमीन की अभिक्रिया, है नहीं? किसके साथ कराते हैं? जब जल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे? जल के साथ। तो इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है नहीं? तो इथाइल एमीन की अभिक्रिया जब आप जल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जल से आपको मिल जाएगा क्या चीज? OH। क्या मिल जाएगा? OH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए में पाया जाता है, ये तो जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल को परिभाषित करें। तो डीए मतलब न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? तो डीएनए, डीएनए है क्या? तो डीएनए एक आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है जिसे आनुवांशिक सूचनाओं का ग्राहक माना जाता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने में विशिष्ट रूप से जिम्मेदार है। मतलब डीएनए जिम्मेदार होती है क्या चीज करने के लिए? विशिष्ट पहचान बनाने के लिए, है नहीं? न्यूक्लिक अम्ल को परिभाषित करना मतलब कि डीएनए को ही परिभाषित करना है। अब देखिए डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीकृत करके SO3 में परिवर्तन करना, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करना। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, को बेनोडियम पेंटाऑक्साइड, बेनोडियम पेंटाऑक्साइड का सूत्र क्या होता है आपका? V2O5। क्या होता है? V2O5। ठीक है, बेनोडियम पेंटाऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? V2O5। सल्फर डाइऑक्साइड को बेनोडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, बेनोडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर, ऑक्सीकृत करने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को बेनोडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन जोड़िए, क्या जोड़िए? ऑक्सीजन। V2O5, V2O5 की उपस्थिति में क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, सल्फर कितना है? 2, और ऑक्सीजन इधर देखिए तो 2 दूना 4 और 2 6। ठीक है, संतुलित है। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीकृत करते हैं किसकी उपस्थिति में? बेनोडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। तो प्राप्त क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, तो अगर याद करना है तो कैसे करेंगे? तो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीकृत करते हैं बेनोडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, तो प्राप्त क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वरनाशी को परिभाषित करें। तो ज्वरनाशी किसको कहते हैं? तो ज्वरनाशी उसे कहते हैं जिससे बुखार को, मतलब ज्वर मतलब बुखार होता है, तो ज्वर को कम कर दिया जाए, तो ज्वर को कम करते उसे ज्वरनाशी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि वह रासायनिक यौगिक जो उच्च ज्वर आने पर, उच्च ज्वर आने पर शरीर के तापमान को कम कर दे, शरीर के तापमान को कम करते, तो क्या कहलाता है? ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक कहा जाता है। जैसे एनाल्जीन, है कि नहीं, फिनासेटिन, और उसके बाद है पैरासीटामोल। ये सब ऐसे दवाई, ये सब दवाई है, ठीक है ना, ये सब ऐसे दवाई है जो ज्वर को क्या कर देता है?
कम कर देता है, शरीर के तापमान को कम कर दे, उसे क्या कहा जाता है? ज्वरनाशी। क्या कहा जाता है? ज्वरनाशी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि पीराहारी क्या बोल रहा है? पीराहारी को परिभाषित करें। तो पीराहारी को परिभाषित करें, तो पीरा मतलब क्या होता है? तो पीरा मतलब होता है दर्द। देखिए इसी से पता चल जाता है, पीरा मतलब होता है दर्द, है कि नहीं? आहारी मतलब उसको हरने वाला, मतलब पीड़ा को कम कर देने वाला, पीड़ा को कम कर देने वाला। तो वैसा रासायनिक यौगिक जो दर्द को कम कर दे क्या कहलाता है? या समाप्त कर दे, दर्द को कम कर दे या समाप्त कर दे, क्या कहलाता है? पीराहारी कहलाता है। तो पीराहारी में क्या आ जाएगा आपका? कौन ऐसा दवाई है जो दर्द को कम कर देता है? तो एस्प्रिन। कौन कर देता है? एस्प्रिन। तो पीराहारी को परिभाषित करें, पीरा मतलब दर्द, हारी मतलब क्या होता है? हरने वाला। तो पीड़ा को, दर्द को कम कर देने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? पीराहारी। तो वैसे रासायनिक यौगिक जो दर्द को कम कर दे तो क्या कहलाता है? पीराहारी कहलाता है। अब देखेंगे कि प्रतिजैविक को परिभाषित करें। अब क्या देखना है? प्रतिजैविक को परिभाषित करें। तो प्रतिजैविक होता क्या है? तो प्रतिजैविक उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवी के उपापचयी प्रकर्मों अवरोधों को उत्पन्न करके उसका विनाश कर दे, है कि नहीं? यानी कि सूक्ष्म जीवी को क्या कर दे? विनाश कर दे, या उसको कम कर दे, या उसका इफेक्ट को क्या कर दे? कम, उसके प्रभाव को कम कर दे। ठीक है ना? सूक्ष्म जीवी के उपापचयी प्रकर्मों का अवरोध उत्पन्न करके उसका विनाश कर दे या उसे कम कर दे, क्या कहलाता है? प्रतिजैविक। क्या कहलाता है? प्रतिजैविक। जैसे कि पेनिसिलिन। क्या होता है? पेनिसिलिन। तो अब देखते हैं, ये 8 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 9th। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NH3 का क्वथनांक, NH3 का क्वथनांक यहाँ पे होना चाहिए था pH3। क्या होना चाहिए? pH3। तो NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है, क्यों? NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है, क्यों? है ही नहीं? तो देखिए NH3 का क्वथनांक अधिक होता है कि नहीं? क्योंकि इसके अणु एक दूसरे के साथ मजबूत हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं, है नहीं? जबकि pH3 में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनते हैं। अगर हम आपको कह दे कि NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है, क्यों? तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन जो है, मतलब कि NH3 में नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, या हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, और ये हाइड्रोजन बंधन बनाता है, ये हाइड्रोजन बंधन मजबूत रूप से बनाएगा। और P जो है इसमें, है ना, pH3 में इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है। तो शॉर्ट में अगर हम आपसे बोले जाए कि NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है, क्यों? क्योंकि NH3 हाइड्रोजन बंधन बनाता है जबकि pH3 नहीं बनाता है, इसलिए NH3 का क्वथनांक अधिक होता है pH3 की अपेक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अक्रिय गैस में केवल जेनॉन, क्या होना चाहिए? जेनॉन। तो अक्रिय गैस में केवल जेनॉन ही रासायनिक यौगिक का निर्माण कर सकता है, क्यों? अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बोल देता है कि वह कौन सा अक्रिय गैस है जो यौगिक का निर्माण करता है, तो कौन करता है? जेनॉन। कौन करता है? जेनॉन। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आ गया, मगर सब्जेक्टिव में आपका पूछा गया है कि अक्रिय गैस में केवल जेनॉन ही रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, क्यों? तो कारण क्या है? तो देखिएगा, जेनॉन जो है, जेनॉन परमाणु का आकार अन्य अक्रिय गैस की तुलना में बड़ा होता है, जेनॉन का सबसे बड़ा होता है कि नहीं? इसलिए जेनॉन जो है नहीं, यौगिक का निर्माण कर सकता है, अन्य अक्रिय गैस नहीं, है नहीं? कभी कभी आपसे पूछ लेता है XeF4 का आकार कैसा होता है, ये जेनॉन का ही एक यौगिक है, इसका आकार आपसे पूछ देता है, तो क्या होता है? चतुष्फलक। क्या होता है? चतुष्फलक। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जेनॉन है कि नहीं, केवल जेनॉन ही अक्रिय गैस है जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, क्यों? क्योंकि इसका आकार अन्य परमाणु की तुलना में बड़ा होता है, अन्य अक्रिय गैसों की तुलना में बड़ा होता है, इसलिए यह क्या काम करता है? रासायनिक यौगिक का निर्माण कर सकता है, और अन्य अक्रिय गैस नहीं करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे अक्रिय गैस जो करते हैं, मगर उतना इफेक्टफुल नहीं होता जितना जेनॉन करता है।
ठीक है, आगे देखते हैं कॉपर क्या है। कॉपर, कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्ट 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो लिखिएगा कि कॉपर के मुख्य अयस्क निम्नलिखित है। 1 नंबर में लिखिएगा कॉपर पायराइट। क्या लिखिएगा? कॉपर पायराइट। उसके बाद क्यूपराइट, फिर है कॉपर ग्लांस। क्या है? कॉपर ग्लांस, ग्लांस है कि नहीं, कॉपर ग्लांस। उसके बाद क्या है? मैलेकाइट है कि नहीं। कभी कभी आपसे कॉपर पायराइट का सूत्र पूछ लेता है सब ऑब्जेक्टिव में, CuFeS2। ठीक है, तो कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। तो कॉपर के मुख्य अयस्क कौन कौन है? कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, मैलेकाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। H2O उदासीन है। H2O क्या है? उदासीन है, जबकि H2S अम्लीय है। क्यों? है कि नहीं? H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है। क्यों? क्यों अम्लीय है भाई? H2O उदासीन है क्योंकि इसका H मतलब हाइड्रोजन बंधन जो ऑक्सीजन के साथ है बंध बहुत प्रबल होता है। बहुत क्या होता है? बहुत प्रबल होता है। जबकि H2O है नहीं, जबकि H2S अम्लीय है नहीं, क्योंकि इसमें HS मतलब कि हाइड्रोजन सल्फर के साथ, मतलब आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन बंध कमजोर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि H2O उदासीन होता है क्योंकि हाइड्रोजन बंधन इसका मजबूत होता है, और ये अम्लीय होता है क्योंकि इसका हाइड्रोजन बंधन क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है ना, मतलब कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन जो होता है वह कमजोर बंधन बना रहा है। ठीक है, कमजोर बंधन बना रहा है, जबकि ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना रहा है? मजबूत। क्या बना रहा है? मजबूत। ठीक है, ठीक है, तो H2O उदासीन है क्योंकि OH बंध बहुत प्रबल होता है, जबकि H2S अम्लीय है क्योंकि इसमें HS बंध कमजोर होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन जो होता है वह HCl में घुलनशील होता है। क्यों? सवाल है आपका कि एनिलीन जो है वह HCl में घुलनशील है। क्यों? अगर एनिलीन का सूत्र आपसे पूछा जाए तो एनिलीन क्या कहते हैं? मतलब कि बेंजीन के ऊपर अगर NH2 है तो इसको क्या कहा जाता है? एनिलीन। क्या कहा जाता है? एनिलीन। ठीक है, चलिए, तो एलिनीन HCl में घुलनशील है। एलिनीन जो है वह HCl में घुलनशील है। क्यों? सवाल है। तो एनिलीन HCl में घुलनशील है क्योंकि यह एक अम्ल क्षार अभिक्रिया में से गुजरता है, जिसमें है नहीं एनिलीन HCl के साथ प्रतिक्रिया करके एक आयनिक यौगिक है नहीं क्या बनाता है? एनिलीनियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसके कारण है नहीं एनिलीन HCl में क्या होता है? घुलनशील होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है नहीं? अगर हम बोले तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन मतलब हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट कार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए कार्बनिक यौगिक है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से जल अपघटन के आधार पर 3 मुख्य समूहों में किया जाता है। तो 3 मुख्य समूह कौन कौन है भाई? तो पहला मुख्य समूह है मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड। दूसरा है आपका डाइसैकेराइड और तीसरा है आपका पॉलीसैकेराइड। है कि नहीं? तो ये आपके इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन आपका जितना भी दिया जा रहा है सारे इंपोर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही DVI है। ठीक है, टोटल हम आपको बोले थे कि 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन का एक जटिल अणु है जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, यानी कि जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। कौन हुआ? एंजाइम। कौन काम करती है? एंजाइम। ठीक है, चलिए देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि आपका जो अभी जो क्लास है वो क्रैश कोर्स क्लास है।
और क्रैश कोर्स क्वेश्चन में सिर्फ हम क्रैश कोर्स के क्वेश्चन करवाएंगे, एग्जाम के दृष्टि के अनुसार से करवाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक महीना में पूरे क्लास को तो समाप्त नहीं कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़िए जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। और मैं बोलता हूँ ना कि इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आएंगे, है। अगर ये वीडियो आप तक लेट तक पहुंचेगा ना तो आपको गारंटी अफसोस होगा कि मैंने इन क्लासों को मिस क्यों कर दिया, है नहीं, क्योंकि ये सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत अफसोस तो होंगे ही, है नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप क्लास देखे हुए तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होंगे आप आराम से बना सकते हैं। मैं आपको बोला हूं ना कि 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आऊंगा जो वन लाइनर होगा और आपके लिए बहुत ही वीवीआई होंगे। साथ में जो व्यक्ति फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में जाएंगे कम से कम उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कर दीजिएगा। सेकेंड ईयर वाले जो व्यक्ति होंगे जिनका क्लास आपका 15 जनवरी से चालू कर दिया जाएगा, जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस होंगे, और उस समय पढ़ने में बच्चों को नहीं मजा आए तब उसके बाद आप उसको ऑलरेडी कहिए कि अगर पढ़ने में ठीक ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर देने के लिए। मगर जब तक, है नहीं, जब 15 जनवरी को वो क्लास करने चालू करे और वो देखे कि कैसा क्लास सर करवाते हैं, लाइव क्लास में सर जी कैसा पढ़ाते हैं, नहीं बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट नहीं लगा केमिस्ट्री के मामले में, उसके बाद आप कह सकते हैं, है नहीं, बहुत ही बेस्ट लगेगा क्लास, शुरुआत कहिए उसको सब्सक्राइब करने के लिए और देखिए मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री। नमस्कार, बाय बाय।